हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमेशन एनिमल। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे संरक्षण के बारे में और देखते हैं हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक यहाँ पे चल रहा है। इससे पहले हमने काफी सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, जैसे कि आपने बात की है यहाँ पे कंजर्वेशन की, बायोडाइवर्सिटी की, फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं। इसके अलावा हमने बात की है यहाँ पर बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए क्या क्या यहाँ पे गाइडलाइंस हमारे पास आई हैं। ये सभी टॉपिक जो है वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो आपने बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और आपने यहाँ पे बात की है नेशनल पार्क के बारे में। इनमें क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो नेशनल पार्क क्यों बनाया गया है, क्या इसका मेन पर्पस है। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं यहाँ पर नेशनल पार्क है, जैसे कि आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जैसे गोविंद नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है एंड गंगोत्री नेशनल पार्क है। आपके होमवर्क दिया गया था ये नेशनल पार्क कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपने होमवर्क में कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पीशीज के बारे में। ठीक है, हमने काफी बार एक चीज हमने यहाँ पे रिपीट की है। हमने कहा है कि क्यों यहाँ पे संरक्षण जरूरी है, या फिर जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तब भी हम बात करते हैं कि क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है। हमने कहा कि यहाँ पर जो स्पीशीज हैं उनकी संख्या कम ना हो, या फिर वो धरती से विलुप्त ना हो जाए, या जीवन को बनाए रखने के लिए। इन सभी स्टेटमेंट में आपने एक स्टेटमेंट यहाँ पे बोली है कि स्पीशीज को बचाने के लिए, स्पीशीज के नंबर में कमी ना आए। तो क्या होता है स्पीशीज, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहां पे आप बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में। हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि आपको बताना होता है, हमने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स, यानी कि टोटल कितने कपड़े हैं। जैसे आपने कहा कि आपके पास शर्ट है, आपके पास पैंट है, आपके पास साड़ी है, या आपने कहा आपके पास कोट है, पैंट है, यूनिफॉर्म, आप नंबर में गिन रहे हैं। तो आपने कहा कि टोटल जो कपड़े आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल उसमें आपने कहा कि आपके पास 10 कपड़े हैं। आपने एक एक करके कपड़े गिने हैं, वो जनरली आपने बताया। फिर आपको बोला गया इन 10 कपड़ों में से कितनी आपके पास पैंट है और कितनी आपके पास शर्ट है। तो आपने कहा कि मेरे पास 5 शर्ट हैं और 5 पैंट हैं। ठीक है, ये शर्ट है और ये है पैंट। ठीक है, हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। पहला जो हमारे पास ग्रुप आया है वो ये है, दूसरा ग्रुप हमारे पास ये आया है। ठीक है, हमने क्या किया, इनका वर्गीकरण किया है। अब हमने कहा 5 जो शर्ट आपके पास थी, बताइए कितनी आपके पास फुल स्लीव्स वाली हैं और कितनी हाफ हैं। शर्ट्स दोनों होती हैं, यानी पूरे बाजू वाली और हाफ बाजू वाली। तो आपने कहा कि 3 जो मेरे पास हैं वो फुल स्लीव हैं और 2 जो मेरे पास हैं वो हाफ हैं। ठीक है, फिर सेम आपके पास पैंट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पैंट इसमें कितनी थी, इसमें जो लोअर थे वो कितने थे। जैसे कि आप घर में लोअर पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या आ गए हैं, फिर से हमने क्लासिफिकेशन किया। हमने कहा हमारे पास तीसरा ग्रुप भी आ गया है। अब हमने कहा कि 3 फुल हैं, इनमें से जो शर्ट हैं, कितनी शर्ट आपके पास, जैसे अपनी कलर के बेसिस पे आप इसे क्या कर सकते हैं, फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर आप इसे डिज़ाइन के बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर आप इसे कंपनी के बेस पे कर सकते हैं, होता है आपके पास। चलिए हम आगे ना भी करें, वैसे आप आगे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। आपने कहा आपके पास 3 फुल स्लीव वाली शर्ट हैं, आपने कहा इन तीनों का कलर क्या है। तो कलर के बेसिस पे आपके पास 3 कलर आ जाएंगे, या हो सकता है कि 2 सेम कलर की हो सकता है तीनों सेम कलर की हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। तो आपने कहा आप आगे क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं। हमने कहा कि सबसे पहले तो हमने सिर्फ कपड़ों की बात की थी, उसमें ना हमने पैंट की बात की थी ना शर्ट की बात की थी, सिर्फ कपड़े हमने बोले थे। हमने क्या किया, वर्गीकरण किया है। अब और स्पेसिफिक कैरेक्टर यानी कि विशेष गुणों को लेकर के हमने क्या किया है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमने पहले भी लिए हैं। आपने कहा जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके कितने घर हैं, तो मोस्टली लोगों के जो घर होते हैं एक ही घर होता है।
या मैक्सिमम क्या हो गया कि आपका एक घर गांव में है, एक शहर में है। तो हमने कहा आपके घर कितने हैं, घर की संख्या कितनी है, आपने कहा घर एक ही है। तो हमने कहा फिर इसमें रूम कितने होंगे, फिर आपने क्या किया है, इसमें आपने कमरे देखे। आपने कहा इसमें जो कमरे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 कमरे हैं, ठीक है। एक तो आपने क्लासिफिकेशन किया घर का। अब आप देख रहे हैं कि घर में कमरे कितने हैं, आपने कहा 3 कमरे हैं, ठीक है। अब हमने इन 3 कमरों को भी फिर से क्लासिफाई किया। आपने कहा इन 3 कमरों में आप बताइए कि काम के आधार पे, जैसे कि आपने कहा कि सोने के लिए कितने कमरे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कमरे ज़्यादा बना लेते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ रूम कर लेते हैं 5। आपने कहा सोने के लिए कितने रूम हैं, आपने कहा 3 रूम हैं। आपने कहा खाना बनाने के लिए कितने रूम है, आपने कहा एक, जिसे आप किचन कहते हैं। आपने कहा एक, फिर आपके पास क्या आता है, डाइनिंग एरिया आ जाता है। ऐसे आप क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इससे अच्छा अगर एग्जाम्पल हम एक और देखें तो हमने कहा हम समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम समझ रहे हैं क्लासिफिकेशन को। हमने विशेष गुणों के आधार पर क्या किया है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है। हमने कहा हमारे पास एक एरिया है, हमारे पास एक एरिया आता है, ठीक है। एरिया यानी कि जो हमारे पास क्षेत्र आता है। हमने कहा उस क्षेत्र में बताइए कितनी बिल्डिंग है, टोटल बिल्डिंग कितनी है। हमने कहा टोटल जो बिल्डिंग है वो तो है 20, ठीक है। नंबर ऑफ बिल्डिंग, यहाँ पर हमने कहा नंबर ऑफ बिल्डिंग कितनी है, 20 है। अब हमने कहा कि उन बिल्डिंग्स को फिर से विभाजित कीजिए उनके कार्य के आधार पर, यानी कोई ना कोई आधार है यहाँ पे। जैसे हमने घर को क्या किया था, हमने क्या, घर में कितने रूम्स है, आपने कहा 5 रूम है। अब 5 रूम में हमने क्या किया, कार्य के आधार पर या उनका यूज किस प्रकार से होता है उसके अकॉर्डिंग हमने उसे डिवाइड किया था। या कपड़ों में हमने देखा कि शर्ट और पैंट को आपने अलग अलग डिवाइड किया है, तो दोनों को आपने किसी न किसी आधार पर डिवाइड किया। तो हमने कहा बिल्डिंग को अब हम उनके कार्य के आधार पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे कितने हैं, 5 हमारे पास स्कूल आ जाते हैं, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाती हैं, 10 हमारे पास यहाँ पे जो घर होते हैं, जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं कि घर हैं, या जैसे आप फ्लैट सिस्टम देखते हैं वो आ जाते हैं। कितने में, 15 हो गए। हमने कहा 5 हमारे पास जो बिल्डिंग है वो कितने आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। अब क्या हुआ है, यहाँ पे हमने इन्हें विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है, ठीक है। जब हमने वर्गीकृत किया तो इसके कार्य के आधार पर किया है। अब आपने कहा कि यहाँ पर हम देखते हैं स्कूल्स कितने थे, हमारे पास 5 स्कूल हैं। अब हमने कहा कि स्कूल में आप देखिए, यहाँ पर स्कूल में आप 5 स्कूल, आप एक स्कूल को लीजिए, इसमें से आपने एक स्कूल को लिया और इसे आपने विभाजित किया किस आधार पर, कि इसमें शिक्षक कितने हैं, इसमें छात्र कितने हैं, ठीक है। हमने टोटल नंबर में, हमने कहा स्कूल को भी हम डिवाइड करेंगे, एक स्कूल को नहीं लेंगे। अगर इसका और अच्छा एग्जाम्पल हम दें, हमने कहा 5 स्कूल्स में से, हमने कहा 5 स्कूल्स में से बताइए कितने स्कूलों में जो संख्या है वो 100 से ज़्यादा है। तो हमने कहा कि 100 से ज़्यादा किसकी संख्या हम कह रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स की। तो हमने कहा कि हम 5 में से 4 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर जो छात्रों की संख्या है वो क्या है, यहाँ पे 100 से ज़्यादा है। अब हमने और वर्गीकृत किया, हमने कहा बताइए कि 200 से ज़्यादा कितने स्कूल हैं। आपने कहा 200 से ज़्यादा जो छात्रों की संख्या है वो 2 स्कूल में है। हमने कहा 500 से ज़्यादा कितने स्कूलों में है। हमने कहा 500 से ज़्यादा सिर्फ एक ही ऐसा स्कूल है जिसमें 500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर शामिल हैं। अब हमने कहा टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो आप देखिए कि एक स्कूल में कितने टीचर हैं और कितने स्टूडेंट हैं। तो अब आपने फिर से क्या किया है, इन्हें क्लासीफाई किया है, फिर से आपने इन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया है। तो ध्यान दीजिए, पहले हमने बिल्डिंग के नंबर के आधार पर क्या किया है, इन्हें विभाजित किया था। फिर हमने बिल्डिंग, किस बिल्डिंग में क्या काम होता है उसके अकॉर्डिंग हमने 3 भाग इनके बनाए हैं। फिर हमने देखा कि उन विद्यालयों में बच्चों की संख्या कितनी है, उसके आधार पर हमने अलग अलग क्या बनाए हैं, ग्रुप यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। अब हमने टीचर और जो यहाँ पे स्टूडेंट है उनके नंबर के अकॉर्डिंग हमने फिर से यहाँ पे क्या बनाए हैं, ग्रुप बनाए हैं। अब आपने कहा क्लास को देखते हैं और क्लास में देखते हैं कि कितने यहाँ पे गर्ल्स है कितने बॉयज है, उसको उसके बेसिस पे आपने ग्रुप बनाए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे 2 से 3 एग्जाम्पल लिए हैं। इस बात से आपको क्या आइडिया यहाँ पे लगा है, हमने कहा हम एक बहुत बड़ा ग्रुप लेते हैं जिसे हम कहते हैं यहाँ पर एनिमल, और एक ग्रुप है प्लांट। अब इस एनिमल में सारे एनिमल्स आ जाते हैं।
इस एनिमल्स में आप उन एनिमल की बात भी करते हैं जो बहुत माइक्रोस्कोपिक है, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। और इन एनिमल्स में हम उनकी भी बात करते हैं जो बहुत विशाल होते हैं, जैसे हमने कहा हाथी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो हमने कहा इसमें हम चींटी से लेकर के, मक्खी से लेकर के, बर्ड्स यानी कि जो पशु, जो पक्षी होते हैं उनको लेकर के, जो पशु होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जो बंदर होते हैं, इन सभी को हमने किस में रखा है? एनिमल्स में रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो यहाँ पे फिशेस होती हैं, जो मछलियां हैं और जो मनुष्य हैं, क्या दोनों में कोई सिमिलैरिटी आपको दिखती है? आपने कहा कि इनका तो हैबिटाट एकदम अलग है। अगर हम औरों का कंपैरिजन करें तो औरों में हमने कहा जैसे कि हम चींटी का अगर कंपैरिजन करें, ठीक है, या फिर हमने कहा कि किसी कोई भी और एग्जाम्पल ले लीजिए आप कॉकरोच का एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं, हमने कहा चींटी है, कॉकरोच है, एटलीस्ट ये कहाँ रहते हैं? स्थल पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम फिश को कह रहे हैं, अगर हम अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, हमने कहा इनका हैबिटाट बहुत अलग है यहाँ पर। जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, जब आप चैप्टर को पढ़ते रहते हैं तो आपके पास अलग अलग एग्जाम्पल आते रहते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जल में रहते हैं, कुछ स्थल में भी रहते हैं, वे भी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सारे एनिमल्स को एक ग्रुप में डाल दिया है, जिसे हम कहते हैं कि ये जो ग्रुप है ये एनिमल्स का ग्रुप है। अब एनिमल्स को भी हम अलग अलग ग्रुप में विभाजित करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि मनुष्य भी एक ही ग्रुप में है और कॉकरोच भी एक ही ग्रुप में है, ऐसा नहीं होता है। हम अलग अलग ग्रुप यहाँ पे बनाते हैं। हमने कहा कि कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जिनमें क्या होंगे, पूरे इंसेक्ट आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं। कुछ ऐसा ग्रुप होंगे जिसमें सिर्फ फिशेस आती हैं, मछलियां आती हैं। कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जिसमें क्या आते हैं, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स यानी कि जैसे मनुष्य हो गए, जैसे मंकी होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ग्रुप बनेंगे जिसमें सारी बर्ड्स आती हैं। हमने क्या किया, पहले तो एक बड़ा ग्रुप बना दिया है, फिर छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं। अब हम क्या कहते हैं, ऐसे करके हम ग्रुप के सब ग्रुप भी बनाते रहते हैं। प्लांट्स में भी सेम वही होता है। हमने कहा एल्गी, देखिए आपने एल्गी जो क्या क्या होती है, काई होती है। और आपने पाइन यानी कि जो चीड़ के वृक्ष आपने देखे होंगे, बांज बुरांस जो भी आपने वृक्ष देखे हैं, हमने कहा ये सभी एक ही ग्रुप में आते हैं, लेकिन बहुत वेरिएशन है। जहाँ जो काई है, आप देखते हैं कि उसमें ना आपको जड़ दिखती है, ना आपको पत्ते दिखते हैं, ना आपको फूल दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें आपको सारे पार्ट्स दिखते हैं। लेकिन हमने सबसे पहले एक बड़ा ग्रुप बना लिया है जिसमें हमने सारे प्लांट्स को रख दिया है। अब हम उन प्लांट्स को लेकर के, उन पादपों को लेकर के और छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे, फिर उनसे भी और छोटे ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि एक तो ये बड़ा ग्रुप बना, फिर इसे एक और ग्रुप बना, फिर इसके भी अलग अलग ग्रुप बने, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे जो विशेषताएं होती हैं उनके आधार पर। सबसे छोटा जो ग्रुप हमारे पास आता है, जिसे आप और छोटे ग्रुप में विभाजित नहीं कर पाते हैं, वो है स्पीशीज, जाति। जैसे मनुष्य जाति, हमने कहा कि अगर हम देखें, हम क्लास मैमेलिया में आते हैं और उसी क्लास में जो मंकी है वो भी आते हैं, ठीक है। अगर हम फाइलम की बात करें तो हम फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं। इस फाइलम में मछलियां भी आती हैं, फिशेस भी आते हैं, इसमें मनुष्य भी आते हैं, इसमें बंदर भी आते हैं, इसमें जो वेल हैं, जो आप ब्लू वेल देखते हैं, वो भी आते हैं। आपने कहा इसमें कुछ ऐसे जीव भी आते हैं जो पानी में रहते हैं, जलीय होते हैं। लेकिन उसके बाद हमने फिर से इन्हें क्या किया, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। हमने कहा स्पीशीज सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे हम और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाते हैं। एक स्पीशीज में वो जीव आते हैं जो जिनके जो कैरेक्टर है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मेन जो कैरेक्टर उनके होते हैं, पहला हमने कहा न्यूट्रिशन से रिलेटेड, यानी कि पोषण संबंधी आवश्यकताएं। पोषण यानी कि स्पीशीज जो हो, अगर एक जो जीव है वो सेम स्पीशीज में आते हैं तो वो एक ही प्रकार का खाना खाते होंगे, उनकी फूड हैबिट एक ही जैसे होगी। अब आप ये नहीं कहेंगे कि मनुष्य जो होते हैं कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। ये यहाँ पर हमारी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर हम खाना चाहिए तो हम नॉन वेज भी खाते हैं, हम वेज भी खाते हैं, वो अपनी क्या है, चॉइस होती है। लेकिन हमने कहा कि हम में कैपेसिटी ऐसे नहीं है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो नॉन वेज खा सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो खा ही नहीं सकते हैं, यानी कि वो उनके बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हमने कहा अगर कोई एक स्पीशीज है, जैसे हम क्या कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, सारे जो मनुष्य है वो एक स्पीशीज है, सेम स्पीशीज है। अब इनकी जो भोजन संबंधी आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। यानी कि आपको पता है कि सारे जो मनुष्य हैं वो पादपों से भी अपना भोजन लेते हैं, वो यहाँ पर जंतु से भी अपना भोजन लेते हैं, और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जो अपना भोजन खुद बना सकता है।
अब क्योंकि आप क्लास 8 में आ चुके हैं, अब आप समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है, ऑटोट्रॉप का क्या मतलब है, हेटेरोट्रॉप का क्या मतलब है। परपोशियर, स्वपोषी और परपोषी पढ़े थे आपने क्लास 6-7 में, उसका मतलब समझते हैं आप लोग। तो हमने कहा था मनुष्य जो है वो सारे ही क्या है, हमने कहा परपोषी है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऐसे मनुष्य भी होंगे जो फोटोसिंथेसिस करते होंगे, ऐसा सुना है आपने? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, वो अपना भोजन हमेशा या तो पादप से लेगा या जंतु से लेगा। तो सारे मनुष्यों की जो फूड हैबिट है वो सेम है, वो या तो प्लांट्स को खाएगा या वो एनिमल्स को खाएगा। दूसरा हमने कहा रिप्रोडक्शन। जो एक ही जाति के जीव होते हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन की उनकी प्रोसेस होती है। अब हमने कहा मनुष्य है, ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। हमने कहा कि कैटल है तो कैटल्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। हमने कहा बैक्टीरिया है, ऐसा तो नहीं हुआ कि बैक्टीरिया और बर्ड्स में रिप्रोडक्शन होता है, दोनों अलग अलग हैं, अलग स्पीशीज है, दोनों डिफरेंट है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने कहा कि जैसे फिश और बर्ड है, ऐसा नहीं होता है कि फिश और बर्ड में रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपने एक सेपरेट चैप्टर पढ़ा है और आप समझते हैं कि रिप्रोडक्शन या प्रजनन किसे हम कहते हैं। हमने कहा एक जो जाति के जो जीव होते हैं, एक स्पीशीज के जो जीव होते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सकती है, ऐसा ही होता है। हमने कहा जो मनुष्य है, मनुष्यों के बीच में ही रिप्रोडक्शन होता है। तो आपने कहा कि पोषण संबंधी आवश्यकताएं, प्रजनन इनके बीच में हो सकता है, ये क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर एक जो जाति होती है, एक स्पीशीज होती है, उसमें एक या दो, 1000 या 2000 की बात नहीं होती। आपने कहा कि असंख्य जीव होते हैं। हम एग्जाम्पल मनुष्य को ही लेके चलते हैं, आप देखते हैं कि कितने मनुष्य, कितने असंख्य जीव है। तो एक स्पीशीज में बहुत सारे जीव हो सकते हैं जिनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं, जिनके बीच में प्रजनन यहाँ पर हो सकता है, जिनकी शरीर की बनावट एक जैसी होती है। आपने कहा ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर का संगठन। हमने कहा जितने भी मनुष्य हैं सभी एक जैसे दिखते हैं, सब में एक जैसे फीचर्स हैं। जब बॉडी का स्ट्रक्चर है, उनके जो ऑर्गन्स है वो सब एक जैसे हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं कलर में तो डिफरेंस होता है, हेयर कलर में तो डिफरेंस होता है, हाइट में तो डिफरेंस होता है। हम यहाँ पर उन कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हमने कहा सभी मनुष्य के दो ही हाथ होते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं, हो सकता है कि कुछ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कुछ चेंजेस आए होंगे, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं कि जिनमें क्या होता है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो वो एक अलग केस है यहाँ। चलिए, तो हमने यहाँ पे बात की है कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, सिमिलर होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। हमने कहा कि बॉडी का स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, आपने कहा आपका जो स्केलेटल सिस्टम होता है, जो कंकाल तंत्र होता है, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो सभी क्या होंगे, सेम होंगे। आपकी जो बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रही है, जैसे कि जब आप एडोलसेंस पढ़ रहे थे, आपके पास एक चैप्टर आया था एडोलसेंस, और जब आप किशोर अवस्था की बात कर रहे थे तो आपने उसमें एक चीज देखी थी। आपने कहा कि विकास का जो क्रम है और विकास की जो गति है, दो चीजें आपने पढ़ी थी, ठीक है। आपने कहा था, एक तो कहा था विकास का क्रम, और एक आपने पढ़ी थी विकास की गति। दोनों में क्या अंतर है? विकास के क्रम और विकास की गति में हमने कहा सबसे पहले अगर हम विकास के क्रम की बात करें, क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। जैसे आपने देखा होगा जो न्यू बॉर्न होता है उससे पहले तो हम थ्योरी में ही पढ़ते हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप वहाँ पे क्या करेंगे और डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। अभी तक आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं कि जब यहाँ पर क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट से आपने कहा डेवलपमेंट हुए, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर स्टेज आती है, एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद बहुत डेवलपमेंट होते हैं, फीटस बनता है और तब जाके पार्चुलेशन होता है। हम बात करते हैं यहाँ पर
जब यहाँ पे पार्चुलेशन की प्रोसेस होती है, कोई न्यूबॉर्न होता है, नवजात शिशु होता है, आपने देखा होगा नवजात शिशु को सबसे पहले वो क्या करता है, अपने हाथ और पैरों को ही मूव करता है। ठीक है, वो क्या वो बहुत छोटा रहता है और अपने हाथ पैरों को ही क्या करता है, मूव करता रहता है। धीरे धीरे आप देखते हैं कि उसकी जो गर्दन है, उसका जो हेड वाला पोर्शन है, उसमें भी मूवमेंट होने लगता है, वो इधर उधर देखने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे आप देखते हैं कि यहाँ पर उसके जो शोल्डर वाला रीजन है, अब उसे उठाने लगता है, धीरे धीरे करके उसे उठाने लगेगा, वो पलटी खाने लगेगा। अब वो क्या करेगा, स्क्रॉल करने लगता है। देखते हैं आप लोग कि जो बच्चा होता है पहले वो घिस करके आगे जाता है, फिर वो दोनों हाथ और पैर की मदद से चलता है, और धीरे धीरे करके अब वो क्या कर रहा है, अपने पैरों पे चलना शुरू कर रहा है। ये क्रम होता है विकास का। ठीक है, हमने कहा कि ये जो विकास का क्रम होता है, जैसे सिर से पैर की ओर एक विकास होता है, कि सिर से, चलिए तो हमने बोला विकास का क्रम जब हमने देखा, हमने कहा कि ये जो विकास हो रहा है ये सिर से पैर की ओर हो रहा है। कैसे? अब ऐसा नहीं होता कि बच्चा पहले चलना सीख जाता है उसके बाद वो अपनी गर्दन संभालता है। पहले वो क्या करेगा, अपनी गर्दन संभालना सीखता है। ठीक है, वो इधर उधर जो अपनी गर्दन है उसे इधर उधर क्या करता है, ट्विस्ट कर पाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर हरकत आई है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो पहले हेड वाले पोर्शन में हुआ है, धीरे धीरे करके वो चलना सीखते हैं। ऐसे आपने क्रम देखा है कि पहले बच्चा हाथ पैर हिलाता है, फिर वो गर्दन हिला पाता है, फिर वो गर्दन को संभाल लेता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, बच्चे को उसकी गर्दन को ऐसे इस प्रकार से पकड़ना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अभी उसने चलना नहीं सीखा है लेकिन वो अपनी गर्दन को संभाल पा रहा है अब, और उसके बाद क्या होता है, वो चलना शुरू करता है। तो ये एक सीक्वेंस है, वो चलना शुरू करेगा, फिर वो दौड़ना शुरू करेगा। ये एक सीक्वेंस है और सभी मनुष्य में ये सेम होता है। ऐसा नहीं होगा किसी में कि पहले किसी ने चलना तो सीख लिया है लेकिन उसकी गर्दन संभालना उसने बाद में सीखा है, या फिर पहले ऐसा नहीं होता कि पहले किसी ने चलना सीख लिया है और फिर वो क्या कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है। या फिर हम अगर बोलने में कहें, अगर हमने कहा कि जब बच्चा बोलता है तो पहले वो सिर्फ साउंड निकालता है, पहले क्या होगा, वो साउंड निकालेगा, पहले तो सिर्फ रोता है, फिर वो साउंड निकालता है। आपने देखा होगा घर में कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ साउंड निकालता है। धीरे धीरे वो क्या करेगा, एक एक अक्षर को समझता है, पहले वो ध्वनि को समझेगा और फिर वो अक्षर को बोलने लगेगा, जैसे कि ब प म ऐसे करके बोलता है वो। उसके बाद वो क्या करेगा, दो अक्षर को जोड़ने लगता है, जैसे कि वो पानी के लिए क्या कहता है, मम। तो अब उसने क्या किया, शब्दों को जोड़ना सीखा है, जैसे कि अपनी माँ को बोलता है माँ, जैसे पापा, जैसे दादा। अब क्या करेगा, वर्ड्स को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जब यहाँ पे अक्षरों को जोड़ रहा है, ठीक है, अक्षरों को जोड़ेगा, अक्षरों के बाद क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे, वर्ड बनेंगे। अब वो दो शब्दों को जोड़ेगा, जैसे कि आजा होता है। तो यहाँ पर क्या किया उसने पहले साउंड को समझा, साउंड को सीखा। उसके बाद उसने क्या किया, जो अक्षर है, जो अल्फाबेट है, उन्हें उसने बोला। अल्फाबेट से उसने वर्ड बनाए हैं और वर्ड से अब उसने क्या किया है, दो वर्ड एक साथ बोलने लगा है, जैसे कि आ जा, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि मम्मा आ, ऐसे करके जो वर्ड है वो बोलने लगेगा। धीरे धीरे वो क्या करेगा, अब सेंटेंस को फॉर्म करने लगेगा, जो इजी सेंटेंस है। ठीक है, अब हमने कहा ये जो सीक्वेंस है ये सभी में एक जैसा होता है, सभी में। ठीक है, ये सीक्वेंस आप देखेंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनमें सभी में एक जैसा आता है, चाहे वो गर्ल है या बॉय है। ठीक है, चाहे वो कहीं का भी है। लेकिन अगर हम गति की बात करें तो गति में जब किशोर अवस्था हमने पढ़ी थी, हमने कहा था किशोर अवस्था का जो टाइम होता है, हम मान के चलते हैं 12 से 14 वर्ष। ठीक है, अब 12 से 14 वर्ष का मतलब है कि किसी में जो किशोर अवस्था है वो 12 वर्ष की उम्र में भी आ सकती है, किसी में 13 में भी आएगी और किसी में 14 में भी आ सकती है। तो सीक्वेंस तो सेम है, यहाँ पे गति जो क्रम है वो तो सेम है, पर गति में डिफरेंस आता है कि हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत जल्दी चलना सीख लेता है। Population whose members have common characteristics and are capable of interbreeding among themselves to produce fertile offspring. Normally, members of species breed amongst themselves and do not with member of other species. ठीक है, हमने कहा कि आबादी का बहुत समूह, यानी कि हमने कहा एक पॉपुलेशन है, उसका वो ग्रुप, उसका वो समूह जिसके सदस्य सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे पोषण संबंधी, जैसे प्रजनन संबंधी और शरीर के संगठन संबंधी। और वे क्या करते हैं, फर्टाइल संतान को पैदा करते हैं। फर्टाइल का मतलब आपने जैसे देखा होगा, म्यूल। म्यूल फर्टाइल नहीं होता है, क्योंकि क्या है, अलग अलग स्पीशीज की ब्रीडिंग के थ्रू बना है, जिससे कि क्या होता है, जो फर्टाइल या फिर जो ऑफस्प्रिंग है उसे क्या करते हैं, पैदा करने के लिए आपस में प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। आमतौर पर एक प्रजाति के सदस्य आपस में प्रजनन करते हैं, वही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहाँ पर करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर स्पीशीज की डेफिनेशन यहाँ पे नोट कीजिए। हमने कहा कि यहाँ पर जो जीव हैं, जो जाति है, जो स्पीशीज है या जो जाति है, उनके सदस्यों की संख्या के आधार पर हमने इन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। किस आधार पे किया है? संख्या के आधार पर। अब संख्या कैसे? आपने कहा कुछ की संख्या बहुत कम हो जाती है, इतनी कम कि यहाँ पर आपने कहा वो विलुप्त होने की कगार पे हैं, कुछ ऐसे हैं जो विलुप्त हो जाते हैं। इस सबसे पहले स्पीशीज की डेफिनेशन आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। चलिए, तो हमने बात की है यहाँ पे स्पीशीज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपके पास कुछ यहाँ पे नाम आते हैं, जैसे कि एंडेमिक स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड थ्रेटेंड स्पीशीज। क्या डिफरेंस होता है इनमें, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।